हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कहाँ होने वाले? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किसी भी बिना कूपन कोड को अप्लाई किए हुए। ठीक है, और वो भी कहाँ से? किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज का डिस्कशन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि तुम देख ही सकते हो, यानी कि सीधा सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन। अब बोलोगे मैम ये तो सब्जेक्टिव हो गया। क्यों सब्जेक्टिव हो गया? अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन को ही तोड़ मरोड़ के अगर ऑप्शंस दे दिया जाए तो लो बन गया एमसीक्यू। और यही 1 मार्कर क्वेश्चन को अगर केस स्टडी में सब पार्ट्स में दे दिया जाए तो सोचो 1 मार्कर से वो सीधा उठ के चला गया सेक्शन सी में, जहां वो आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन तो एज इट इज पूछे गए हैं पिछले साल सहोदय के पेपर में, जो प्री बोर्ड का बन के आता है पेपर, वहां से। और इनफैक्ट जो सैंपल पेपर सीबीएसई अपलोड करता है वहां से भी आते हैं। अलग अलग जगह से सारे क्वेश्चंस तुम खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले क्या हम यूज करते हैं, मतलब क्या टेक्निक यूज करते हैं? कुछ नहीं, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा लग जाएगा, लेना है उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है बोलना है, और बस उसके बाद क्या, अपना क्लास शुरू कर देना है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एंड अ यंग एंथर, ठीक है, जैसे एंथर बोला क्या याद आया? मेल पार्ट फ्लावर का, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन्स रहते हैं। ठीक, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल वो ऑब्जर्व इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे तुमको कुछ याद आना चाहिए। सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो, अगर हम एंथर की बात करें तो वो रहता है बाइलोब्ड, ठीक है, या फिर डाइथीकस ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसको ओपन करके देखें तो हमको 4 ऐसे कुछ सेक्शंस दिखेंगे, मतलब ऐसे टेट्राड के फॉर्म में, टेट्रागोनल टेट्राड अरेंजमेंट दिखेगा। याद आया? ठीक है, वापस इसमें 3 लेयर्स रहेंगी। आउटर वाली एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीशियम, फिर आती है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली ऐसा कुछ कवर करके जो तुम पढ़ चुके हो उसको क्या बोलते हैं? टेपिटम, अगर याद आ रहा हो तो। पर ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, वो ये पूछ रहे कि उन्होंने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को काटा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्होंने देखा कि सेंटर में हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इस वाले टिश्यू को ऑब्जर्व किया। तो देखो हमने सारी चीजें बोल दी सिर्फ इस टिश्यू को छोड़ के। क्या बोलते हैं जो ये मैंने शेड किया है इस टिश्यू को? स्पोरोजीनियस टिश्यू। शायद वही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस सेल? तो यही पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। वापस जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे तुमने आंसर देखा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? बाइलोब्ड, और क्या आया? डाइथीकस। फिर याद आया अरे उसको कट करो तो अंदर ऐसे 4 सेक्शंस दिखते हैं, टेट्रागोनल अरेंजमेंट रहता है, जहां पे बाहर के साइड से 3 लेयर है और हर एक अरेंजमेंट के बाहर एक और लेयर है जिसको हम टेपिटम बोलते हैं। ठीक, जिसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसके बाद अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करना, फिर हार्मोन्स प्रोवाइड करना और बहुत सारे एंजाइम्स प्रोवाइड करना। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं बुक में। ठीक है, मेन है तुम्हारा फोकस न्यूट्रिशन पे। ठीक, पर ये तो पूछा ही नहीं है। उन्होंने बोला बताओ इसके सेंटर में, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन सा वो टिश्यू है जो ऑब्जर्व किया गया? बस, तो वही है तुम्हारा स्पोरोजीनस टिश्यू। अच्छा बताओ, एक और क्वेश्चन इसी के साथ अटैच करके पूछ रही हूँ। स्पोरोजीनस टिश्यू में कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा जो अंडरगो करेगा मियोसिस और फिर फॉर्म करेगा कोई एक प्रोसेस? तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या बोल रही हूं मैं। देखो, एक ही क्वेश्चन है, उसी से दूसरा क्वेश्चन फॉर्म किया है। मैं ये बोल रही हूँ कि ये आंसर आया तुम्हारा स्पोरोजीनस टिश्यू। मैं ये पूछ रही हूँ, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि स्पोरोजीनस टिश्यू में, मैं अभी चलो पूरा लिख लेते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू में कौन से सेल होते हैं जो अंडरगोज मियोसिस और फिर वो कुछ बनाएंगे और इस पूरी प्रोसेस को कुछ बोलते हैं। कुछ आ रही है कहानी समझ में? ये है तुम्हारा पहला होमवर्क आज का। साथ साथ में वीडियो पॉज करो, सॉल्व करते चलो। क्या पूछ रही हूं मैं कि स्पोरोजीनियस टिश्यू में
सबसे पहले कौन से सेल यहाँ प्रेजेंट होंगे जो मियोसिस उनका होगा और फिर वो ये सेल बनाएंगे और इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक, चलो तो मैं चेक करूंगी चैट बॉक्स में कि किसने इसका आंसर दिया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लो एक बार, मूव करें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, give the scientific name of a plant which came to India as a contaminant with imported wheat and caused pollen allergy। तो ये तुम्हारी बुक में as it is mentioned है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से कोई एक ऑप्शन लिखना है। अच्छा ये तो तुम वैसे भी बता सकते हो, जल्दी बताओ कौन सा। अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा एलर्जी कॉज करने वाला एक ऐसा पौधा आ गया है जो इंडिया का नहीं था, पर वो क्या आ गया, वो इंडिया में आ गया, इंपोर्ट हो गया वीट के साथ, तो बताओ कौन सा। हम बोलते हैं ना गाजर घास, तो वो गाजर घास ही क्या है, उसी का साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, तो कुछ और नहीं बल्कि पार्थेनियम। हुआ क्लियर? आगे मूव करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पोलन ग्रेन्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो पोलन ग्रेन है वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज के, ठीक याद आ गया, have a special characteristics for protection from water। अगर याद होगा ये तुम कहाँ पढ़ चुके हो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, सबसे पहले हो सकता है जो नॉर्मल तुमको पता है इंसेक्ट से, है ना, एंटेमोफिलस। उसके बाद अगर तुम पढ़ चुके हो कि बर्ड से हो सकता है तो ऑर्निथोफिलस। उसके बाद तुम्हारा एनिमल से भी हो सकता है, अगर कोई बड़ा एनिमल जा रहा है उसके फर में लग गए। उसके बाद सीड्स भी डिस्पोजेबल उस तरीके से हो सकता है, और पोलन भी हो सकता है। उसके बाद तुम पढ़ चुके हो एंट से, कि एंट नहीं, उसके बाद पढ़ चुके हो वाटर से, ठीक है, एंट तो ऑलरेडी इंसेक्ट्स में आ गया। उसके बाद पढ़ चुके हो तुम वाटर में हाइड्रोफिलस, और एक आखिरी में जो पढ़ चुके हो वो है तुम्हारा एनेमोफिलस यानी कि विंड। ठीक, याद आ गया सब कुछ। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है यानी कि हाइड्रोफिलस जो स्पीशीज है जो वाटर को यूज करती है एज ए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब हमें पता है वाटर के अंदर पोलन ग्रेन है, यानी कि उसको क्या बनाना पड़ेगा, वाटर प्रूफ, वही लिखा है उन्होंने। अब उन्होंने उस चीज को लिख दिया कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर। तो बाबा किसी भी चीज को अगर वाटर से प्रोटेक्शन करना है तो या तो एक तरीका है कि वैक्सी कोटिंग लगा दो, क्योंकि वैक्स जो है वो एक तरीके का वाटर प्रूफ मटेरियल है। अब लगा दो मतलब हम जाके नहीं क्रेयॉन से या वैक्स घिस देंगे, नेचर ने उसका ऑलरेडी इंतजाम करके रखा है। या फिर क्या करो, वही क्वेश्चन है, इसके ऊपर कौन सी कवरिंग रहेगी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहेगी। कुछ याद आया? ये म्यूसिलेजिनस वर्ड तुम ऑलरेडी जब चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे होगे 11th ग्रेड में, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ा होगा, वहाँ भी वही पढ़ा होगा कि देखो कोई भी चीज़ में दो तीन अपन को इन जनरल याद रखना है, दो तीन चीज़ें होती हैं जो वाटर प्रूफिंग का काम करती है। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स में बात करूँ तो क्यूटिकल होता है वहाँ पे जो हम वैक्सी कोटिंग बोलते हैं। देखो आप प्लांट वाला कहाँ पढ़ चुके हो, इसी जगह पे, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा 11th ग्रेड में। ठीक है, जब प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे या फिर एनाटॉमी पढ़ रहे होगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो क्यूटिकल है वो क्या कर रहा है, वैक्सी कोटिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो पोलन है ये पूरे टाइम वाटर में रहने वाला है, तो खराब ना हो जाए इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर रेजिस्टेंट। तो वाटर रेजिस्टेंट करने के लिए कौन सी कवरिंग होगी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। याद रहेगा इतना? मूव करें आगे, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। Why are pollen grain produced in enormous quantity in maize? मतलब इतना ज्यादा बल्क क्वांटिटी में मेज में, भुट्टे में जो पोलन ग्रेन है वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं? तो अरे बाबा इन जनरल तो सबसे पहले याद रखो कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है या माइक्रोस्पोर जो होता है, मतलब मेल गैमीट्स होते हैं। अब मेल गैमीट्स को कैरी करने वाले कौन है, पोलन ग्रेन। तो इन जनरल भी जो मेल गैमेट्स रहते हैं वो बहुत बड़े नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल बेचारी एक ही जगह वेट करती हुई मेजॉरिटी, है ना। नहीं तो कुछ एनिमल्स में जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे वो दोनों का नंबर चेंज हो जाता है। ठीक, अगर ह्यूमंस में भी देख ले तो एक ओवम होता है और 2 करोड़ स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो इन जनरल हुआ कि इंश्योर हो जाए कि भैया फर्टिलाइजेशन हो जाए, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है मेज के बारे में। तो मेज यानी कि भुट्टा, तो भुट्टे में जो पॉलिनेशन होता है
तो उसमें ना इंसेक्ट्स इन्वॉल्व रहता है, ना वाटर इन्वॉल्व रहता है, ना बर्ड इन्वॉल्व रहता है, तो कौन इन्वॉल्व रहता है? विंड इन्वॉल्व रहता है। तो विंड से पोलन ग्रेन उड़ने वाले हैं, तो आधे तो जब पोलन ग्रेन विंड से उड़ेंगे तो वेस्ट ही होने वाले हैं। तो क्या करते हैं प्लांट? इंश्योर कराने के लिए कि पॉलिनेशन हो ही जाए और बल्क में प्रोड्यूस कर दिए पोलन ग्रेन। हुआ क्लियर? तो वही उन्होंने पूछा है कि बताओ जो पोलन ग्रेन है मेज में वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में क्यों प्रोड्यूस किए गए? तो बाबा जब क्वांटिटी बढ़ा दी गई है मतलब ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कुछ भी करके पॉलिनेशन हो ही जाए। तो देखो, टू इंश्योर पॉलिनेशन बिकॉज मेज इज पॉलिनेटेड बाय विंड। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें केस स्टडी बेस में भी मिल सकता है, सेक्शन ए में तो मिलने ही वाला है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो 110% स्पॉटिंग में मिलेगा। क्योंकि याद करो स्पॉटिंग में जो 7 स्पॉट्स रहेंगे उसमें से कोई एक स्पॉट तुमको मिलेगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में। तो अब हो सकता है तुम्हारी मैम क्या करे, एकॉर्निया रख दे, ठीक है, अगर एकॉर्निया नहीं हो सकता है कि वो वैलेसिनेरिया का पिक्चर लगा दे, या क्योंकि वो वाटर से पॉलिनेशन होता है ना, या वैलेसिनेरिया में 2 जगह वैलेसिनेरिया को यूज किया जा सकता है, एक वो हाइड्रोफिटिक प्लांट भी है और वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन भी होता है एज ए एजेंट, वो भी है। उसके बाद अगर एक सनफ्लावर रख दिया या कोई एक ऐसा पिक्चर रख दिया जिसमें इंसेक्ट्स भी है, मतलब हनी बी घूम रही है, तो वो बेसिकली तुम्हारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पूछ रहे हैं। तो ये याद रखना है। अगर मेज का पिक्चर रख दिया है ना और फिर पूछा कि बताओ ये क्या है, तो अपन को याद रखना है कि वो कौन से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। ठीक, आगे मूव करें, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In same species of Asteraceae and grasses, seeds are formed without fusion of gametes. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। आ चुका है पिछले साल मुझे याद नहीं है, पर 1 मार्क में सेक्शन ए में ही आया था। और पिछले साल उन्होंने ऑब्जेक्टिव में, जब टर्म 1 टर्म 2 वाला कंसेप्ट चलता था तो टर्म 1 ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें यही कोर्स था, तो उसमें उन्होंने पूछा था। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी या फिर पार्थिनोजेनेसिस। अब जेनेसिस हम ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज करते हैं, जब हम फ्रूट से रिलेटेड बात करते हैं तो हम पार्थिनोकार्पी वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और वही 4 ऑप्शंस दिखाए, मतलब ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वो वही पूछ रहे हैं कि बताओ जो ग्रासेस है और एस्टरसी है, जो स्पीशीज है, उसमें क्या होता है कि जो जितने भी सीड्स है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो सीधे सीधे पूछ लिया। अब इसी में अगर 4 ऑप्शंस दे दिए उन्होंने और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ आया क्या समझ में? तो देखो, मेंशन द साइंटिफिक टर्म फॉर सच फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है? एपोमिक्सिस। ये वो पोर्शन है तुम्हारी बुक का एकदम इसी चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। जनरली सब चीज पढ़ लेते हो, है ना, सारी चीजें पढ़ लेते हो, पर फॉल्स फ्रूट के बाद थोड़ी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है और ये वाला टॉपिक जनरली छोड़ देते हो, और इस सी पे कोई 1 मार्क तो कंफर्म होता ही है। चलो तो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। ये देखो, ये समवॉट एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है उसी के जैसा क्वेश्चन है। वहां भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, यहाँ भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को वापस स्टार मार्क करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने सीधे सीधे अरेंज करने के लिए बोल दिया। अब इसी क्वेश्चन और ऑप्शंस भी दिए हैं। एग्जाम अगर टफ करनी है, क्वेश्चन अगर टफ करना है, तो वो ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना वो हटा देंगे। वो बोलेंगे हम ऑप्शन नहीं देंगे, तुम पूरी प्रोसेस लिखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक। सेम वो चीज किस में कर सकते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस में। सेम वही पैटर्न वो कहाँ यूज कर सकते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, जहां पे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस लिखवा लेंगे तुमसे। ठीक, और आधा मार्क हर एक वर्ड को लिखने के लिए रहेगा। जहां एक वर्ड गायब हो गया तुम्हारा आधा मार्क 0.5 मार्क्स कट गया। ठीक, अब इसी को स्टार क्यों मार्क करवा रही हूँ? क्योंकि ये आ सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में, पर वापस एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं देंगे वो, प्लीज मान के चलो। ये तो फिर भी बहुत सिंपल ऑप्शन दे दिए। एनसीईआरटी की बुक में भी उन्होंने ऑप्शन दिए थे, पर एग्जाम में ऑप्शन नहीं देंगे। दूसरी चीज, अगर ये एमसीक्यू के फॉर्म में फंसा तो वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। 4 ऑप्शंस रहेंगे और इन्हीं को जंबल करके अरेंज किया रहेगा। तो तुमको ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस किस में है? एमसीक्यू में आने के। हाँ, और अगर थोड़ा टफ करना है, जहां पे हाई चांसेस है, वो मान के चल रहे तुमको एक ना एक स्टेप मिस आउट कर जाओगे, वहां मार्क्स कट जाएंगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। याद रहेगा क्या इतना?
चलो तो अपन को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहले मेल गैमिट। अरे बाबा मेल गैमिट तो सबसे आखिरी में बनता है, और मेल गैमिट किसके अंदर होता है, पोलन ग्रेन के अंदर। तो ये हमें समझ में आ गया, मेल गैमिट सबसे आखिरी में और उसके पहले आएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देख लेते क्या क्या बचा है, पोटेंशियल पोलन मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अगर याद करो जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसके सेंटर में जो मास ऑफ टिश्यू रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। फिर मैंने बोला था, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, देखो उसी का आंसर इसी क्वेश्चन में मिल रहा है। फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या करता है, वहीं मैंने पूछा था कि वहीं पे एक सेल प्रेजेंट रहते हैं जिनका मियोसिस होता है, और वो एक और सेल फॉर्मेशन करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को कुछ तो बोलते हैं। देखो समवॉट इसी का आंसर मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, फिर वहीं पे वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है, पोटेंशियल पोलन मदर सेल, पीएमसी बोलो, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बोलो, ठीक है। अब याद रखना, स्पोरोजिनस टिश्यू भी था डिप्लॉइड नंबर में 2n में था, पोटेंशियल पोलन मदर सेल भी था डिप्लॉइड नंबर में 2n भी था, इसी का हुआ मियोसिस और 2n का क्या बना दिया, n बना दिया। पर n किस फॉर्म में बनता है, याद करना है, पोलन मदर सेल जब भी मियोसिस होता है कितनी डॉटर सेल बनती है, 4। तो अब हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद करो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होता है। वापस यहां पे तो ये सारा टेट्राड रह जाता है, बट अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करूं तो वहां पे भी ऐसे वर्टिकल लीनियर टेट्राड ऐसा कुछ बनता है ना, टेपेटम रहती है लेयर, कुछ कुछ याद आ रहा है, वहां भी टेट्राड होता है। ऐसे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 मेजॉरिटी क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है। वो हमने वहां पढ़ा हुआ है। आ जाओ वापस यहाँ पे, यहाँ क्या करना है, अरेंज करना है। तो वापस जब हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा, तो जो सेंटर में सेल्स मिल रहे हैं, मास ऑफ सेल मिल रहा है, उनको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर मैंने पूछा था कि इन्हीं में एक और सेल है जो डिवाइड करती है, मियोसिस होता है। तो जो सेल डिवाइड करती है उनको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पोलन मदर सेल। ये 2n है अभी भी नंबर में, डिप्लॉयड है, मियोसिस होगा, आप क्या बनाएंगी, n बनाएंगी, किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड में। फिर ये फर्दर डिवाइड होगा, बनेगा पोलन ग्रेन। अब ये सब nn है, ठीक है, याद रखना है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, मार्क कर लो। ये था 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंजियोस्पर्म, पहले तो बताओ डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n, ठीक है बाबा, हमने मान लिया डिप्लॉयड का मतलब है 2n। उन्होंने बोला है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 16, तो डिप्लॉयड नंबर है 16, तो n की वैल्यू आ गई 8, 16/2 8, जो है क्या, हैप्लॉयड नंबर, ठीक है। अब बताओ अगर मैं आगे पूछूं भी नहीं, फिर भी वो कहाँ जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में हो सकता है, एंटीपोडल का पूछ ले, हो सकता है सिनर्जिड का पूछ ले, हो सकता है एंडोस्पर्म का पूछ ले, या पीएन का पूछ ले, और हो सकता है एग का पूछ ले। सबकी प्लॉइडी लेवल क्या रहता है, NN सिवाय एंडोस्पर्म को छोड़ के। एंडोस्पर्म का क्या रहता है, 3n, जो पीएन होता है उसका 3n होता है। क्यों, क्योंकि वहां होता है ट्रिपल फ्यूजन, 3 NNN मिलते हैं एक मेल गैमेट का, और ऑलरेडी जो दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं 3n बना लेते हैं। याद आ गया, बाकी तो सब NNN ही चलने वाला है, मतलब अगर पूछा तो हैप्लॉइड ही बोलते जाना है, क्योंकि प्लॉइडी लेवल पूछा है। चलो देख लेते हैं, मेंशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। लो अब हमें पता है एंडोस्पर्म क्या रहता है, 3n। कैसे हुआ 3n, याद करो, नहीं याद आ रहा है तो ये रहा एंटीपोडल सेल, उसके बाद ये रहे 2 सिनर्जिड्स, ये रहे उसके फिलिपफॉर्म अपैरेटस, ये पीछे रहा एग सेल, बोला एग अपैरेटस, ये रहे सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये है n, ये है n, मेल गैमीट आया, वो भी आया n, ये तीनों फ्यूज हो गए, बन गया 3n, यानी कि PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n है। यहाँ पे n की वैल्यू थी 8 के बराबर, तो 3 ×
8 इज इक्वल टू 24। तो जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या आया 24। बाकी जो भी है ये भी क्या है, एन एंटीपोडल है ना, एन एन एन। अभी एन क्या है 8 है। सिनर्जिड्स की बात करूं तो ये भी एन है। अच्छा एग अकेला एन है, पर अगर उन्होंने बोल दिया कि फ्यूजन के बाद, तो फ्यूजन के बाद वापस क्या आया था, मेल गैमेट आया था, है ना। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट जो है उसका क्या वापस बन गया, प्लॉइडी नंबर 2n। तो वहां पे वो वापस किस में चला जाएगा, 16 में चला जाएगा। पर यहाँ पूछा किसके बारे में है, PAN के बारे में पूछा है और एंटीपोडल सेल के बारे में पूछा है। ये तो इजी है, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर। क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 24, क्योंकि 3n था, प्लॉइडी लेवल 3n था, याद आया। एंड क्रोमोसोम इन एंटीपोडल सेल इज 8। हुआ क्लियर, मूव करें आगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। What kind of structure is formed at the end of microsporogenesis and megasporogenesis? अरे ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा और मेगास्पोरोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा। यानी कि देखो दोनों में क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहाँ बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हैप्लॉइड में। कौन सी प्रोसेस से होके, मियोसिस से होके। क्यों, क्योंकि मियोसिस है रिडक्शनल डिवीजन, और एंड प्रोडक्ट का नाम पूछा है। तो हमें पता है कि जो मेल गैमीट है वो किसके अंदर होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंड रिजल्ट क्या है, पोलन ग्रेन। वहीं पे अगर मैं मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करूं तो एंड प्रोडक्ट क्या है, एग है। एग तो है, पर एग किसके अंदर, वो पूरा सिर्फ अकेला एग बना है क्या, नहीं, क्या बना है, पूरा एम्ब्रियो सैक बना है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक, चलो देख लेते हैं। Microsporogenesis result into formation of 4 haploid pollen grain arranged generally in a tetrahedral tetrad, while megasporogenesis is formed 4 megaspore arranged in linear tetrad। अब linear tetrad याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 अरेंज होते हैं, पर नीचे के 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। और जो ऊपर वाला टेट्राड का जो मेगास्पोर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसी से बनता है। याद आया। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिसेल, ठीक है, फ्यूनिकल नॉट फ्यूनिसेल, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। तो द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। याद करो जो ओव्यूल की स्टॉक है जिससे वो अटैच है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिसेल, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन पार्थिनोकार्पी। देखो वापस आ गया पार्थिनोकार्पी, हम वर्ड का भी यूज करेंगे जहां हम फ्रूट से रिलेटेड बात करेंगे। ऐसा फ्रूट बन रहा है जिसमें सीड ही नहीं है, यानी कि फ्रूट तो बन गया पर विदाउट फर्टिलाइजेशन। जल्दी बताओ कौन सा फ्रूट खाते हो, केला खाते हो कि नहीं, तो उसमें फ्रूट्स होते हैं क्या, नहीं, सॉरी फ्रूट्स नहीं, उसमें सीड्स होते हैं क्या, नहीं, तो वो कैसा बना है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। सिमिलरली अगर वापस वही एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम लोग सीताफल खा चुके हो, कस्टर्ड एप्पल, उसमें बस बीज ही बीज होते हैं, पर उसी का एक दूसरा वैरायटी होता है जिसको हम रामफल बोलते हैं, है ना, तो उसमें बीज ही नहीं होते, तो हम बोल सकते हैं वो कैसा बना है, वापस पार्थिनोकार्पी से। इसी का टर्म अगर मैं ऑर्गेनिज्म में यूज करूं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो मैं क्या बोलूंगी, पार्थिनोजेनेसिस। एक जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या, फर्टिलाइजेशन, यानी कि दूसरे मेल पार्टनर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बोलोगे मैम ऐसा कहाँ होता है, होता है जो हनी बी है, हनी बी में जो ड्रोन्स है यानी कि उनके जो मेल मेंबर्स हैं वो वैसे ही पैदा हो जाते हैं, सोचो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, याद रहेगा। और जो सारी फीमेल्स रहती हैं वो सारी कैसे रहती है, डिप्लॉयड रहती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कुछ लिजार्ड्स जो हैं वो पार्थिनोजेनेसिस शो करती हैं। साथ में अगर यही सेम लॉजिक कहाँ लगा दिया जाए, फ्रूट के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी। देखो जरा, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, याद रहेगा। चलो अच्छा, ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस किया जाता है कुछ हार्मोन से, जैसे ऑक्सिन हो गया, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो उससे होता क्या है कि सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स फॉर्म होने लगते हैं। तो ये उन फ्रूट्स में हेल्प देता है जिनमें बीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया सीताफल, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, खाने को तो कम मिलता है, ज्यादा तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट आउट ही कर देते हैं क्योंकि इतने ज्यादा बीज होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सोचो अगर जैक फ्रूट में, कटहल में ये चीज अप्लाई हो जाए तो कितना मजा आ जाए,
ठीक है। उसके बाद कमर्शियली लेमन्स में ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो खुद ही नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन, जो उसके सामने लिखा है। तो अगर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसमें क्या होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें वो फर्दर डिवाइड करता है और क्या बनाता है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कैसी है नेचर में, डिप्लॉइड, यानी कि 2n, उसका क्या होगा, मियोसिस होगा। वो क्या बनाएगी, n बनाएगी, यानी कि हैप्लॉइड सेल। किस तरीके से, टेट्राड के फॉर्म में। फिर वही टेट्राड और डेवलप होंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे जो पोलन सैक के अंदर रहेंगे, और उन पोलन ग्रेन के अंदर रहेंगे मेल गैमीट्स। याद रहेगा। तो वही तो पूछा उन्होंने कि बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। आगे देखते हैं, द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। तो याद रखो, पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, PMC भी बोलते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। थ्रू मियोसिस इज रेफर्ड टू एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेम चीज अप्लाई हो जाएगी अगर उन्होंने पूछा कि मेगास्पोरोजेनेसिस को बताओ। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इमैस्कुलेशन डन इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हाइब्रिड का फॉर्मेशन करना। अब हाइब्रिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि मैंने अपनी चॉइस ऑफ जो फ्लावर है, देखो सपोज करो एक फ्लावर रेड कलर का है, एक फ्लावर व्हाइट कलर का है, ठीक। मैं नहीं चाहती कि अब मेरे को रेड कलर का फ्लावर मिले या व्हाइट कलर का, मेरे को अब नया फ्लावर बनाना है, पिंक कलर का फ्लावर बनाना है। तो मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो फ्लावर है, सपोज करो, ये तो बहुत ही गंदा बन गया, रुक जाओ वापस बना देते हैं। ओके, ये रहा स्टिग्मा, स्टाइलर, ओवरी, ठीक है, गाइनोशियम वाला पार्ट है, फीमेल पार्ट है। वहीं ये जो व्हाइट वाला पार्ट है उसका सपोज करो एंथर ले लो, ठीक है। अब ये जो पार्ट, ये जो प्लांट था, मतलब रेड वाला फ्लावर था, ये बेसिकली बाइसेक्सुअल था या मोनोइशियस था। अब अगर मैंने इसका मेल पार्ट को हटाया नहीं होता, सपोज करो, तो होगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन होगा और अभी भी जो अगला फ्लावर बनेगा वो रेड ही बनेगा। पर मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं पिंक फ्लावर बनाना चाहती हूँ। तो मेरा सबसे पहले स्टेप क्या होगा, कि मेरा सबसे पहले स्टेप ये होगा कि मुझे इसी जो फ्लावर का, रेड फ्लावर का जो एक मोनोइशियस प्लांट है, यानी कि दोनों जेंडर प्रेजेंट है, उसके मेल पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो मेल पार्ट यानी कि मैस्कुलाइन पार्ट, उसको मेरे को रिमूव करना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना। क्यों, क्योंकि मुझे एक हाइब्रिड चाहिए, मुझे एक पिंक फ्लावर बनवाना है। कुछ कुछ हुआ क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैंने इमैस्कुलेशन कर लिया है ना, मतलब इसको हटा दिया, इसके मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, ठीक। अब उसके बाद जो मेरा व्हाइट फ्लावर है वहां का मैंने एंथर लिया, क्योंकि एंथर के ऊपर क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर के अंदर, ऊपर नहीं, एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स है। बस यहाँ का एंथर लिया और इसके जो स्टिग्मा है उसके ऊपर डस्ट कर दिया, इसे झाड़ दिया। अब क्या होगा, ये डस्ट होके पोलन ग्रेन इस पे स्टिक हो जाएगा। पर मैं ये चाहती हूँ कि यही व्हाइट वाले ही पोलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर हो, कोई दूसरा और पोलन ग्रेन ना आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, इसको कवर कर दूंगी, बैगिंग कर दूंगी, है ना। तो इसको एक बैग से बंद कर दिया जाएगा, ठीक। कुछ आ रही है बात समझ में, ताकि पहले तो मैंने इमैस्कुलेशन क्यों किया, मेल पार्ट क्यों रिमूव किया, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। और सिंस मुझे हाइब्रिड बनाना था, क्योंकि क्वेश्चन वही ना कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, सिंस मुझे हाइब्रिड बनाना था, तो दूसरे वाले का, दूसरे व्हाइट वाले फ्लावर का जो मेल पोर्शन हटाया था मैंने, वो लिया, इस पर डस्ट के और लो। अब जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और हो सकता है अब जो अगली वैरायटी हो वो पिंक कलर की हो। कुछ कुछ आई इस बात समझ में। तो यही पूछ रहे कि बताओ इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि क्या रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है, हाइब्रिड बनाना है। तो देख लेते हैं आंसर। इमैस्कुलेशन दैट इज द स्टेमन आर रिमूव प्रायर टू आर्टिफिशियल hybridization to ensure no undesirable pollen fall on the stigma and the flower can be pollinated with the desired pollen grain। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया तो उसमें desired pollen grain कौन सा था, व्हाइट वाला, और undesired क्योंकि मुझे रेड फ्लावर नहीं चाहिए था, मुझे पिंक चाहिए था। तो रेड फ्लावर सिंस नहीं चाहिए था
इसलिए उस कंडीशन में उस रेड फ्लावर का जो एंथर है या रेड फ्लावर का जो हम बोल सकते स्टेमन है वो मेरे लिए क्या था, अनवांटेड था, है ना। तो और मुझे डिजायर्ड कौन सा चाहिए था, व्हाइट वाले का, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। हुआ क्लियर? चलो मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन हो रहा है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि वापस तुम पढ़ चुके हो, ये रहा एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक, ऊपर होता है एंटीपोडल चलाजल एंड में, माइक्रोपाइलर एंड में होता है ये हमारा एग एपैरेटस जिसमें आता है सिनर्जिड्स, ये एग, और सेंट्रल में होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। जब पोलन ट्यूब, याद करो ये वापस बना दिया हमने स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन आया तो जो पोर है वहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब ट्रैवल करते करते शो किया उसने कीमोट्रोपिज्म, याद करो केमिकल से अट्रैक्शन, तो उसको केमिकल की तरफ मूवमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये मूव किया और यहाँ पे पहुँच गया इस जगह पे, वो मेच्योर एम्ब्रियो सैक यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के बाद वो दोनों सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड में एंटर किया और सिनर्जिड के फिलिफॉर्म एपैरेटस ने दोनों मेल गैमेट्स को अंदर गाइड किया। उसमें से एक मेल गैमेट गया, फ्यूज हुआ किसके साथ, एग के साथ। एक मेल गैमेट गया, फ्यूज हुआ किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो एक साथ 2 जगह फ्यूजन हो रहा है। इस वाले फ्यूजन का रिजल्ट है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी प्लॉइडी नंबर 2n है। यहाँ के फॉर्मेशन जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं क्योंकि 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ PEN, जिसको हम 3n, जिसकी प्लॉइडी 3n है। तो यही एक साथ 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। खत्म, एकदम सिंपल था। चलो देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन इन द फीमेल गैमेटोफाइट हैपेंस एट 2 sites, the egg cell and the generative cell, the vegetative cell and the polar nuclei. This is referred to as double fertilization. हुआ क्लियर? एकदम सिंपल तरीके से। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हाट इज स्पोरोपोलिन? तो स्पोरोपोलिन याद करो, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो पोलन ग्रेन है उसके क्या रहते हैं, 2 पोर्शंस रहते हैं। एक को बोलते हैं इंटाइन, जो अंदर वाला पोर्शन रहता है, और एक होता है क्या, एक्साइन। तो एक्साइन कौन से केमिकल से बना रहता है, वही स्पोरोपोलिन से बना रहता है। हर जगह स्पोरोपोलिन होता है सिवाय एक जगह को छोड़ के। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में भी पूछा था जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। फिर से पूछ रही हूँ, जल्दी से बताओ इस जगह का नाम, क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि तुम्हारे एक मेजर एक्सपेरिमेंट में तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो जब तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन की स्लाइड, जो कैविटी स्लाइड है ना, तुम दिखाओगे अपने एक्सटर्नल को, तो वो जरूर पूछेंगे कि बताओ ये जो पोलन ट्यूब ओरिजिनेट नहीं, जो एमर्ज हुई है, जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, उस जगह का नाम बताओ। तो ये तुमको फिर से मैं होमवर्क दे रही हूँ कि ज़रा ये मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ इस जगह को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है सॉरी, और ये वही जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन क्या हुआ, ये वो केमिकल है जो एक्साइन में रहता है। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन है वो रेजिस्टेंट बनता है किसी भी हार्मफुल केमिकल, एसिड। इनफैक्ट इसी स्पोरोपोलिन के कारण बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या फिर फॉसिल फॉर्म में भी हमें पोलन ग्रेन्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं आंसर। The exine of the pollen grain is composed of highly resistant organic chemical called sporopollenin. Easy था, मूव करें आगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेम वन प्लांट ईच वेयर पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड बैट्स। यानी कि वो पूछ रहे कि बताओ एक वाटर हाइड्रोफिलस प्लांट पूछ रहे हैं जिसमें हाइड्रोफाइली होती है ना, मतलब पॉलिनेशन थ्रू वाटर, एजेंट वाटर है और दूसरा वाला एनिमल है, बैट वाला। तो देख लेते हैं। वाटर पॉलिनेटेड का है वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रेला। याद रखो ये दोनों वाटर पॉलिनेटेड कैटेगरी में भी आते हैं, साथ में एक हाइड्रोफिटिक प्लांट भी है। कहाँ पढ़ोगे, ये तुम पढ़ोगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग में
दो एक्सपेरिमेंट्स तुमने पढ़े होंगे, एक वाला है जिसमें तुम्हें हाइड्रोफिटिक, जेरोफिटिक प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बताना है, तो यहाँ पे वैलेसिनेरिया हाइड्रिला, वहाँ भी पढ़ोगे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में। साथ में जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में जो वाटर पॉलिनेशन वाला है, वहाँ पे फिर से पढ़ोगे वैलेसिनेरिया एंड हाइड्रिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक ही एग्जाम्पल दो जगह, ठीक है। दूसरा, बैट पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल है एंथोसेफेलस। एंड अब देखो, अब बोलोगे मैम हम ये कैसे याद रखेंगे, इतने टफ टफ नेम याद तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अब ये जो पॉलिनेशन है ये किसके थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू होता है। मतलब बैट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आके उनके फ्लावर्स के पास उनका नेक्टर पिए। हाँ हाँ सही सुन रहे हो, सारे बैट्स खून नहीं पीते, प्लीज समझो बात को। जैसे ही चमगादड़ बोलते हैं, कुछ ऐसे कोई बैट बोलता है, बस दिमाग में एक ही बैट आता है जिसका नाम है वेम्पायर बैट। सिर्फ वेम्पायर बैट और कुछ और स्पीशीज ऑफ बैट क्या होती हैं, मतलब ब्लड सकिंग होती है। अदरवाइज मेजॉरिटी बैट कैसे रहते हैं, फ्रूगीवोरस, या तो फ्रूट्स खाते हैं या तो नेक्टर पीते हैं। तो सिंस यहाँ पे बैट पॉलिनेटेड लिखा है, मतलब तुम समझ सकते हो ये प्लांट किसको अट्रैक्ट कर रहा है, बैट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और बदले में क्या दे रहा है, नेक्टर दे रहा है, और उसी की जगह पे वो क्या करवा रहा है, पॉलिनेशन करवा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, बोहिनिया मेगालैंड्रा और दूसरा है एंथोसेफेलस, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर वाले के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, नीचे वाले के थोड़े कम हैं, पर वापस रिसक क्यों उठाना बाबा, सारे सॉल्व कर लो, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। Why do most zygote develop after certain amount of embryo is formed? तो देखो जाइगोट जो है वो पूछ रहे कि बताओ मेजॉरिटी जाइगोट कुछ टाइम के बाद ही एम्ब्रियो में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि बाबा एम्ब्रियो को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और जाइगोट सबसे पहले बन जाता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। पर जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, कुछ टाइम मतलब बस बहुत कुछ टाइम का ही अंतर रहता है ना, ट्रिपल फ्यूजन होता है, मतलब वो टाइम लेता है, जाइगोट के कंपेयर में वो चीज टाइम लेती है। ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, पीईएन बनता है, और पीईएन ही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है जाइगोट को। इसीलिए जो जाइगोट है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं आंसर। द जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। क्यों? क्योंकि उस जाइगोट को, जो जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको फूड कौन देने वाला है, एंडोस्पर्म। तो पहले उसको तो बनने दो, तब तो ये बनेगा ना। तो लो बन गए, अब खाना कौन देगा, खाने देने वाला सोर्स ही नहीं बना, तो क्या मतलब रहा, ठीक। Formed as it is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo। याद रहेगा, ये इजी है। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? अब देखो नाम ही वो बता रहा है, पॉली का मतलब क्या, बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, बस यही तो पूछ रहे हैं। देखो बायो में ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि खुद ही जो वर्ड है ना वो चिल्ला चिल्ला के खुद ही बोल देता है, भैया मैं क्या बोलना चाह रहे हो, बस मेरे नाम को ढंग से पढ़ लो। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। अब बनना चाहिए था एक एम्ब्रियो, पर उसके जगह बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए। तो जब एम्ब्रियो बहुत सारे बनेंगे तो क्या बनेगा, सीड्स भी बहुत सारे बनेंगे, तो वही लिखा है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। हुआ क्लियर? अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ जल्दी से पॉलीएम्ब्रियोनी का, जहाँ पे बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। ये तुमको पता है, चैट बॉक्स में लिखना है, मैं जरूर देखूंगी। और सिमिलरली इसी का उल्टा एक भी सीड देखने को नहीं मिला है। कौन सा एग्जाम्पल है, पार्थिनोकार्पी वाला। वेरी गुड। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेम द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन वैलेसिनेरिया एंड बोगनविलिया। वो पूछ रहा है बताओ किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वैलेसिनेरिया और हाइड्रिला पढ़ा था। कहाँ पे, हाइड्रोफिली में। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें क्या चाहिए होता है, वाटर एजेंट है, तो देखो हाइड्रोफिली। और दूसरा बोगनविलिया में, अरे वो जो अलग अलग कलर के ऐसे कागज जैसे फ्लावर्स नहीं लगे रहते जिसपे क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं, तो वो इंसेक्ट्स मतलब एंटेमोफिली। ये रहा आंसर। हुआ क्लियर? अब बोगनविलिया से कंफ्यूज मत होना, बोगनविलिया बोले, रोज बोले, सनफ्लावर बोले, सबका एग्जाम्पल किस में जाएगा, एंटेमोफिली में जाएगा, या एंटेमोफिलस फ्लावर। हुआ क्लियर? चलो
और एक और था कौन सा, ऑर्निथोफिलस। कहाँ पे पढ़ा था, बुक में नहीं दिया है, स्पॉटिंग में मिलेगा तुमको, प्रैक्टिकल की बुक में मिलेगा, ठीक है। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स। ठीक, देखो मैं बोलती हूँ ना कि बायो में सारे वर्ड्स खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलते भैया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे हाइड्रो मतलब वाटर, फिली यानी कि पॉलिनेशन, तो कौन एजेंट है, हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन करवा रहा है। अब मैं बोल रही हूँ ऑर्निथोफिली, क्योंकि याद करो तुम ऑलरेडी 11th ग्रेड में पढ़ चुके होगे ऑर्निथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो का मतलब क्या है, तुम्हारा बर्ड्स, क्योंकि लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो ऑर्निथो जहां भी आ गया वर्ड, इसका मतलब बर्ड्स से रिलेटेड कुछ बात की जा रही। अब मैं बोलूं ऑर्निथोफिली यानी कि ऐसा पॉलिनेशन जिसमें बर्ड्स इन्वॉल्व है। एग्जांपल, अरे सनबर्ड हो गई, हमिंग बर्ड हो गई, ये दोनों जिस भी प्लांट का पॉलिनेशन, जिस भी प्लांट का नेक्टर पी रही है, मतलब समझ जाओ कि वो प्लांट कैसा है, ऑर्निथोफिलस है। हुआ क्लियर? मूव करें आगे, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। How many haploid nuclei and haploid cell are present in female gametophyte of angiosperm? ये तो बाबा, ये तो बचपन से तो नहीं बोलेंगे, इसी साल पढ़ा है, पर इस चैप्टर के स्टार्टिंग से यही क्वेश्चन बार बार, पता नहीं मैंने कितनी बार ये डायग्राम बना के भी दिखा दिया। तो वो पूछ रहे बताओ कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और कितने हैप्लॉइड सेल है। तो देख लेते हैं, पूरा आंसर हम बोलते ही क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज। कैसे, वापस स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये आ गए ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, 3 सेल हो गए और तीनों की प्लॉइडी क्या है, NNN यानी कि हैप्लॉइड, ठीक। उसके बाद नीचे 3 सेल आते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, कौन कौन से, जिसको हम इकट्ठे एग अपैरेटस बोलते हैं। एक हुआ तुम्हारा, 2 हुए तुम्हारे सिनर्जिड्स, जो भी है हैप्लॉइड नेचर में, जिसके अंदर है फिलिफॉर्म अपैरेटस, और आ गया तुम्हारा एग, तो एग भी है हैप्लॉइड। उसके बाद जो ये तुम्हारा ये जो दिख रहा है, ये है तुम्हारा सेंट्रल सेल, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी एक सेल है। तो टोटल कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गए। तो क्या लिखा है, 7 सेल स्टेज, ठीक है। और सातों के सातों सेल कैसे, हैप्लॉइड। अब वो पूछ रहे बताओ कितने न्यूक्लियाई है, अरे 1 2 3 4 5 6, और ये बीच के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई वो कौन गिनेगा। तो टोटल कितने सेल, मैच्योर एम्ब्रियो सैक या मैच्योर गैमेटोफाइट, मतलब से बेसिकली वो एम्ब्रियो सैक ही पूछ रहे कैसा सेल स्टेज होता है, 7 सेल स्टेज जो हैप्लॉइड है और 8 न्यूक्लियाई जो भी हैप्लॉइड है। हुआ क्लियर? तो यही तो पूछा है उन्होंने, सीधा सीधा क्वेश्चन। कितनी बार बना चुके हैं हम ये डायग्राम, तो ये डायग्राम जब इतनी बार बन चुका है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। Mention the scientific term for the type of pollination which ensures genetic recombination। वो टर्म पूछ रहे जो 100% गारंटी दे रहा है कि क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब एज इट इज पास ऑन नहीं होगा, कुछ नया आएगा। तो याद करो तुम 3 टाइप का जो पॉलिनेशन है वो पढ़ चुके हो। एक को बोलते हैं ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा, बिल्कुल नहीं बाबा। एक ही तो फ्लावर है, मोनोइशियस है। मोनो यानी दोनों जेंडर प्रेजेंट है उसी फ्लावर में, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। बस हुआ क्या, इसी फ्लावर का जो ये हम बोल सकते हैं कि जो एंथन में पोलन है वो उड़ के आया, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ गया। तो जेनेटिकली तो ये सेम ही हुआ ना, अलग कहाँ हुआ। क्वेश्चन क्या था, वापस देखो, क्वेश्चन था कि वो क्या इंश्योर करे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अरे बाबा समझो, ये जो एक फ्लावर है ये एक प्लांट का है, ठीक है। इसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी, इसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है। दोनों के अगर मैं सेल लूं, सेल के अंदर न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के अंदर का अगर डीएनए में मैच करूं तो सेम है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही प्लांट है, उसी के दोनों फ्लावर है। अब ये मैटर नहीं करता कि अगर सपोज करो कि ये प्लांट है, ठीक है, सपोज करो एक फ्लावर यहां पे है, ठीक है, एक फ्लावर यहां पे है। अब मैं ये बोलूं कि एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, पर है दोनों एक ही प्लांट के फ्लावर। बस हो ये रहा है कि एक वाले इसमें एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन उड़ के आ रहे हैं, उसी फीमेल पार्ट पे आके स्टिक हो रहे हैं और उसका पॉलिनेशन हो रहा है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी है। तो यहाँ भी जेनेटिक सेम है,
है तो दोनों सेम, पूछा क्या है रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन क्रिएट हो, यहाँ तो कुछ वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, जैसे पहला वाला प्लांट था सेम एज इट इज, अब इस ये नया बीज या जो नया सीड है वो भी सेम एज इट इज प्लांट प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर इस फ्लावर के भी पोलन उड़ के आए और इसके ऊपर इसके स्टिग्मा पे बैठ गए तो प्लीज समझो भले ये भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा मेन प्लांट तो एक ही है ना, मतलब प्लांट तो एक है, जेनेटिक मेकअप तो दोनों फ्लावर का सेम है। हुआ क्लियर? बस तुम एक ही ऑर्गेनिज्म के एक फ्लावर का जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट ना बोल के हम ज्यादा करेक्टली बोलेंगे पोलन उड़ के आया और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ गया, तो ये कैसा, ये तो जेनेटिक अंदर का डीएनए तो सेम रहा, अलग कहाँ हुआ। पर हमें क्या चाहिए? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि हमें जो जेनेटिक मेकअप है या जो डीएनए है वो दोनों अलग अलग चाहिए। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? या तो ओलोगैमी या जीनोगैमी। तो ओलोगैमी यानी कि क्या, एक फ्लावर इस प्लांट का अलग उस प्लांट का अलग, यहां से पोलन उड़ के आया यहाँ आया, लो हो गया तुम्हारा क्या, ओलोगैमी। या जीनोगैमी, तो ओलोगैमी बोलो या फिर जीनोगैमी। हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। देखते क्या बोल रहा है, which are the nuclei that fuse to form endosperm। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कितना पूछोगे? हमें पता है एंडोस्पर्म रिजल्ट होता है ट्रिपल फ्यूजन का, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज होता है। तो यही तो पूछा है उन्होंने कि बताओ कि क्या होता है, तो देख लेते हैं। द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज formed by fusion of 2 polar nuclei to form a triploid primary endosperm, जिसको PN भी बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, याद करो। तो ये हुआ कैसे, प्लॉइडी कैसी हुई, 3N, तो 3N को ही बोल के क्या लिखा है उन्होंने, वर्ड ट्रिप्लॉइड। हुआ इतना क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बैट पॉलिनेटेड फ्लावर। सोचो एक ही क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंस होगी ना। तो देखो हमने ऑलरेडी बैट पॉलिनेटेड फ्लावर कहाँ पढ़ा था, जहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वाटर पॉलिनेटेड का एग्जाम्पल, तो उसको क्या बोलते थे, हाइड्रोफिली। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तुम उनमें से 3, अभी ये तीसरा एग्जाम्पल आ रहा है सेम क्वेश्चन का। अगर देखो तुम जैसे एडेंसोनिया डिजिटाटा, तो अगर तुम देखो तो सेम क्वेश्चन का यहाँ पे सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो तुम इनमें से कोई भी एग्जाम्पल बोल सकते हो, नॉट नेसेसरी कि वही बोलो। 3 एग्जाम्पल तुमने अभी के अभी पढ़े, तीनों में से कोई भी एक याद कर लो जो इजीली याद हो रहा है तुमको, ठीक। चलो तो ये भी याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा जब लिखोगे, क्योंकि तुम लोग तो प्रिंटेड नहीं लिखने वाले, तो प्रिंटेड लिखा हुआ है जब एग्जाम में लिखोगे प्लीज उसको अंडरलाइन कर देना अलग अलग सेपरेटली, और जब लिखते हैं तो जनरली इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। वाई आर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन इनॉमरस क्वांटिटी इन मे। सेम क्वेश्चन आ गया, क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन को इंश्योर करवाना है, क्योंकि मेज में कैसा होता है पॉलिनेशन, विंड से या फिर एयर से, ठीक। Because in maize, pollen grain are transferred through air. Large quantity of pollen grain are produced, but only few of airborne pollen grains are entangled by protruding stigma. तो ये क्वेश्चन आ चुका है, CBSE का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी है, ठीक। चलो, और ये 1 मार्कर में आता है, उसके ज्यादा नहीं आता, तो चिंता मत करो कि मैम अगर और आ गया तो नहीं, इतना ही आता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। Name the part of an angiosperm flower in which development of male and female gametophyte takes place। वो नाम पूछ रहे, पार्ट पूछ रहे स्पेसिफिकली। देखो अभी तक क्या होता था, इसका आंसर दे देते थे और जो क्वेश्चन है वो आंसर था, अब उन्होंने उल्टा कर दिया, तो घबराना थोड़ी ना है, हम दोनों तरीके से याद कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आंसर, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोर इन पोलन ग्रेन। अच्छा जल्दी बताओ, पोलन ग्रेन कहाँ मिलता है, एंथर में, और एंथर के अंदर जो बाइलोब्ड है, डाइथीकस है, टेट्रागोनल अरेंजमेंट है, टेट्रागोनल अरेंजमेंट के अंदर है पोलन सैक है, उसके अंदर तुमको मिलेगा पोलन ग्रेन, जो किससे बना है, एमएमसी से या फिर पीएमसी से, पोलन मदर सेल से, जिसने क्या किया, मियोसिस किया, यानी कि 2n का क्या किया, n किया, और फिर क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया, ठीक। सिमिलरली जो फीमेल है वो कहाँ मिलता है, याद करो, जो गाइनोशियम वाला पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे आता है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर वापस वही मेगास्पोर मदर सेल, जिसने क्या किया, जिसने मियोसिस किया, 2n का n बनाया,
और उसमें टेट्राड, वो लीनियर टेट्राड बना था जिसमें मेजॉरिटी 3 टेट्राड क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बच जाता है, वही एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, वही तो पूछा है। तो देखो आगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑकर इन मेगास्पोर इन ओव्यूल। याद रहेगा, इतनी देर से जो मैं एम्ब्रियो सैक बोल रही हूँ उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि वही डेवलप मेगास्पोर का एग्जाम्पल है। ठीक है, हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। व्हाई एप्पल इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट? देखो जरा ध्यान से, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी है, आता ही है। एपोमिक्सिस हो गया, पॉलीएम्ब्रियोगोनी हो गया, उसके बाद तुम्हारा फॉल्स फ्रूट हो गया, इसके पार्थिनोकार्पी हो गया, पार्थिनोजेनेसिस हो गया। पार्थिनोजेनेसिस तुम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, पर ये वो क्वेश्चन है जो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिए ही जाते हैं, फिक्स होता है, आएगा ही। उसी में से एक क्या है, फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि हमको पता है कि जनरली जो फ्रूट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें ओवरी इन्वॉल्व रहती है, करेक्ट। अगर कोई ओवरी के अलावा कोई दूसरा फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि एप्पल में थैलेमस इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जो पोर्शन बेसिकली हम एप्पल का खाते हैं वो एक्चुअली वो तो दूसरे प्लांट्स में झड़ जाता है, पर एप्पल में क्या होता है, वही उसी में पूरा का पूरा फूड स्टोर हो जाता है और वही चीज हम खाते हैं। ठीक, which part of plant form the fruit? तो देखो, apple is called false fruit because it developed from ovary along with accessory floral part। मतलब मेन पार्ट तो है ओवरी, पर साथ में फ्री में क्या मिल रहा है, तुम्हारा एसेसरी फ्लोरल पार्ट है जो एक है थैलेमस। तो बाकी फ्लावर्स में थैलेमस हट जाता है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स हट जाते हैं, पर एप्पल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रहेगा। तो एप्पल क्या है, फॉल्स फ्रूट है। चलो देख लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड एंड फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन में 110% आता है, एमसीक्यू में मिलेगा या रिलेशनशिप में मिलेगा या फिर डायरेक्ट केस स्टडी में कहीं दे देंगे या सेक्शन ए में दे देंगे। मतलब ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, 110% आता है, आ चुका है, ऑलरेडी आया भी है बहुत बार, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप होगा, सीड में, और जो ओवरी है वो किस में, फ्रूट में। मतलब अगर याद करो, ये तुम्हारा स्टिग्मा रहा, ये रहा स्टाइल, ये रहा ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, तो ये ओवरी बनाएगी तुम्हारी फ्रूट, ठीक है, और ओव्यूल बनाएगा तुम्हारा सीड। सोचो एप्पल में क्या हुआ, ये तो बन ही रहा है, साथ में नीचे जो थैलेमस है उसने बोला मैं भी पार्ट लूंगा फ्रूट फॉर्मेशन में, इसलिए हमने उसको बोला था फॉल्स फ्रूट। याद रहेगा। तो यही पूछा गया है कि बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ओव्यूल का क्या क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल जो है जो सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक, और यहीं पे तुम्हारा जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का होता है खत्म। अगले क्लास में मैं नया पार्ट लेके आऊंगी, पर उसके लिए रिविजन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे टाइप करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे जो पहली लिंक आएगी उसको क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का होम पेज दिखेगा, और तुम देख ही सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन एक कैसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि हो गया नीट, IIT, उसके बाद SSC, बैंकिंग की एग्जाम, ओलंपियाड, इन सब की तैयारी कराता है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कूपन कोड। तो हमें क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए तुम पढ़ रहे हो कुछ नहीं करना है, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, मतलब जिस भी कोर्स के लिए तुम एनरोल हो। अब सपोज करो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्लास 12 को चूज करो, जैसे ही चूज करोगे तो जितने भी लेक्चर्स, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जो अलग अलग एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उन सब के सुंदर सुंदर चेहरे आ जाएंगे। बस उसमें से अपना सुंदर चेहरा, मतलब हम लोग का सुंदर चेहरा सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बस उसको सिलेक्ट करना है। तुम देख सकते हो कितने लेक्चर्स टोटल अपलोड हो चुके हैं, उसको सिलेक्ट करना है और सुनना शुरू करना है, याद करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने और हमको बताना है कि कैसा लगा हमारे साथ पढ़ के। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ, तब तक बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।